ये जो मनु के पुत्र हैं या ये परशुराम के वंशज हैं, इनकी औकात नहीं मेरी तरफ आंख उठा के भी देखने की। और इनको ये होश रहना चाहिए, इनको ये समझ रहना चाहिए कि 90% बहुजन लोग फूंक भी मार देंगे तो ये उड़ के सीधे यूरेशिया चले जाएंगे। दूसरी बात, अगर उनने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी पृथ्वी, तो ये जो रोज छाता लगाए राजे महाराजे कुंवर फलाने डिकाने घूम रहे, ये कहाँ से आए? कर दी तो आता ताइयों से लड़ने के लिए दामोदर तैयार है और नीला झंडा फहराने के लिए दामोदर तैयार है। हाँ, बात सही है, कांग्रेस में तो खलबली होना स्वाभाविक थी, लेकिन बीजेपी में भी बड़ी खलबली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो सर्वे आ रहे हैं वो 70 और 30% का रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। अरे मरेंगे भी तो अमर हो जाएंगे, जिनकी जयंती कल गई है वो अमर नहीं है, वो झूठी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। हमारे साथ है आज दामोदर यादव मंडल जी, जो कि बहुजन नेता के नाम से जाने जाते हैं और लगातार बहुजनों की लड़ाई लड़ भी रहे हैं। दोस्तों, इनको लेकर अब सोशल मीडिया पे कई लोग गालियां दे रहे हैं, कई लोग इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, कई लोग इनको मारने की धमकी दे रहे हैं। कारण एक था कि इन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया था, कौन परशुराम मैं नहीं जानता हूँ। बस इस बात को लेकर इनको लगातार धमकियाँ दी जा रही है और मारने पीटने की बात भी करी जा रही है। इनसे बात करते हैं कि इस बयान के बाद क्यों इस प्रकार की बात इनको देखने को मिल रही है। सर, आपके एक बयान के बाद किस प्रकार से आपको लगातार कॉल पे धमकियाँ आ रही है, सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहा है? सुमित जी, दामोदर यादव बाबा साहब और मान्यवर साहब कांसीराम का अनुयायी है और ये जो देश है ये भारत के संविधान से चलता है। ये जो मनु के पुत्र हैं या ये परशुराम के वंशज हैं, इनकी औकात नहीं मेरी तरफ आंख उठा के भी देखने की। और इनको ये होश रहना चाहिए, इनको ये समझ रहना चाहिए कि 90% बहुजन लोग फूंक भी मार देंगे तो ये उड़ के सीधे यूरेशिया चले जाएंगे, जहाँ से ये आए थे। इनकी क्या औकात ये दामोदर यादव या चंद्रशेखर भाई को छू सकें? ये सब गीदड़ भभकियाँ देते हैं, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। सच है कि मैं नहीं जानता कि परशुराम कौन है, और वास्तव में नहीं जानता था मैं। जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती के दिन उत्तर प्रदेश में आपके कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता परशुराम चौक पे चढ़ गए। मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है और ये परशुराम कौन है, इसमें इतना हंगामा? हमारा संवैधानिक अधिकार है किसको जानना है किसको नहीं जानना है, किसको मानना है नहीं मानना। नहीं जानता, नहीं मानता परशुराम को। कई लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक कैरेक्टर रहा है परशुराम। एक पूरा समाज उनको पूजता है, मानता है, उनको अपना उनके वंशज वो समझते हैं अपने आप को, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे महापुरुष के बारे में ऐसे शब्द कहना नहीं चाहिए था दामोदर जी को। अगर ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने देखिए पहले तो मैं जानता नहीं था, मैंने कभी कभार नाम भर सुनने में आता था, तो ऐसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं काल्पनिक, नंबर 1। नंबर 2, जब मुझे ये हंगामा खड़ा हुआ तो मैंने जानने की कोशिश की सुमित भाई, तो पता चला कि ऐसा कोई प्राणी हुआ करता था जिस व्यक्ति ने सबसे पहले तो अपनी माँ की हत्या की, माँ की गर्दन काट दी। जो अपनी माँ की गर्दन काटे, कोई भी कुतर्क दिया जा सकता है कि इसलिए उसलिए, इससे कोई लेना देना नहीं। माँ की गर्दन काटने वाला पूत नहीं कपूत होता है, और फिर ऐसे कपूत के ही कपूत होंगे जो मुझे धमकी दे रहे हैं। लेकिन वो कपूत भी कहाँ से पैदा हो गए? मैंने उसी काल्पनिक कथाओं में सुना है कि माँ और अपने सारे भाइयों की गर्दन काट दी थी और स्वयं अविवाहित रहे। तो फिर ये वंश कहाँ से चल रहा है, कहाँ से पैदा हुआ है? भाई बात निकलेगी सुमित भाई तो बहुत दूर तलक जाएगी, पछताओगे मनुवादियों। सुधर जाओ, पंगा मत लो दामोदर से और चंद्रशेखर भाई से, अम्बेडकर वादियों से। अगर असलियत खोल दी तो भागते फिरोगे। उनके बारे में एक कहानी और कही जाती है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था इस पूरी धरती को। अगर ये सही है तो फिर ये जो क्षत्रिय छाता लगा के घूम रहे हैं, ये कहाँ से आए? फिर तो सवाल देखिए, दोनों के ही अस्तित्व पे सवाल है। अगर परशुराम की कथाओं में घुसोगे तो दोनों के ही अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो जाएगा कि फिर आपकी पैदाइश हुई कहाँ से? अगर परशुराम ने शादी नहीं की तो फिर उनके वंशज कहाँ से आए? दूसरी बात, अगर उनने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी पृथ्वी, तो ये जो रोज छाता लगाए राजे महाराजे कुंवर फलाने डिकाने घूम रहे, ये कहाँ से आए? ये नकली क्षत्रिय हैं क्या, या कहाँ से पैदा हुए? इस बात का जवाब फिर इन्हीं लोगों को देना चाहिए। एक बात और, मैंने देखा कि मुझे गालियां देते हुए कुछ लोग ट्रोल करते हुए कह रहे हैं हमारे दादा परशुराम। और कौन जाति के लोग कह रहे हैं जो अपने आप को क्षत्रिय कहते? तो क्या वो ये मानते हैं कि इन क्षत्रियों के वंशज, ये क्षत्रियों के दादा परदादा ब्राह्मण हुआ करते थे? मतलब इनके जाति के परदादा इनके नहीं थे
क्यों अपनी पोलें खोल के अपना सत्यानाश करवा रहे हो? अकबर तुम्हारा जीजा था, उसी में खुश रहो। इतिहास हमें ज़्यादा याद मत दिलाओ, नहीं तो भागते फिरोगे। आपके ऐसे बयानों से कोई आपको लगता नहीं कि दो समाजों के बीच में रोष पैदा हो सकता है, लड़ाई पैदा हो सकती है? क्यों होगा? सच कड़वा होता है, लेकिन सच को स्वीकार करना चाहिए और संविधान हमें ये हक देता है कि हम सच बोलें। अब संवैधानिक ऐसे तनाव की से हम डरेंगे, फिर तो कहेंगे कि अंबेडकर का पुतला जलाया जा रहा है, अंबेडकर का पोस्टर फाड़ के आग लगा के पैरों तले कुचला जा रहा है और तुम कुछ मत कहो, समाजों में तनाव हो जाएगा। इसका ठेका सरकार का है। किसने शुरुआत की? किसने कहा कि हम नहीं मानते अंबेडकर को, हम नहीं जानते अंबेडकर को? हमने कह दिया हम नहीं जानते परशुराम को। आपने बाबा साहब की बात करी, मैं एक दो दिन से वो रिपोर्ट कर रहा हूँ भोपाल में, जहाँ पर भीमनगर एक एरिया है और कुछ बताया जा रहा है जयंती मैदान के पास का कुछ अम्बेडकर राइट एरिया जहाँ पे बाबा साहब के मानने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पर नगर निगम ने पोस्टर हटा दिया बाबा साहब के। भीमनगर में कुछ युवकों ने बाबा साहब के पोस्टर फाड़ दिए। मैंने भी कल वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करी थी मेरे कुछ दोस्तों के साथ। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है, फिर इससे वो समाज जो लगातार अपने आप को परशुराम का वंशज बता रहा है, उससे वो ये क्यों नहीं सोचता कि हमारे कुछ लोग जाकर इस प्रकार की घृणित हरकत कर रहे हैं तो उनको भी रोकना चाहिए? देखिए, उनको समझदारी उनकी इसी में है कि वो समय के रहते सुधर जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, 100 में से 10 एक तरफ हैं और 90 एक तरफ हैं, तो 10 लोग 90 को तो नहीं हरा सकते, ना वोट में, ना सड़क पे, ना सदन में, ना बहस में, ना तर्क में। तो क्यों फालतू पंगा ले रहे हो? ये लोग आज ऐसा कर दिया इनने, नीला वर्सेस भगवा। क्यों भाई, क्यों नीला वर्सेस भगवा? हम तो उस भगवे में कोई इस तरह की कमी तो नहीं देखते थे, लेकिन तुम्ही ने तो यादवों की चोटी उखाड़ी, तुम्ही ने जाटवों को पेशाब पिलाई, तुम्ही ने कुशवाओं को पैर धुल के पिलाया, तुम्ही ने लोधी कुर्मी पाल समाज के लोगों को जातिगत अपमानित किया। तो अब SC ST OBC, तुम्ही ने आदिवासियों के सिर पर पेशाब की, तो SC ST OBC के लोग जाग गए और जाग के अब खड़े हो गए। अब तो भाई सुधर जाओ, नहीं तो भागते दिखाई दोगे। मैं फिर कह रहा हूँ सर, आपके एक और ऐलान के बाद पूरी राजनीति में हलचल मची हुई है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, आपकी बात जरूर हो रही है हर कार्यालय में। आपका कहना है दतिया में अभी तो कह नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी है कि उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, होना तय है, होना तय है। ठीक है, होते हैं, मान लेते हैं हम इस बात को कि होंगे चुनाव। आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जिसके बाद कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों आपसे डरे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी की बात हो रही है सुमित भाई, मैंने ये कहा था कि दतिया के चुनाव में आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप तुरंत दतिया जाइए और तैयारी शुरू करिए। वो दोनों तो टिकट देने में, निर्णय करने में समय लगाएंगे, तब तक हम पूरी फील्ड पे कब्जा कर लें। और वैसे भी भय और आतंक के खिलाफ कोई लड़ सकता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथी लड़ सकते हैं, दामोदर यादव लड़ सकता है। और वहाँ पर पूर्व गृह मंत्री का बहुत भय और आतंक था और लोग नहीं चाहते कि वो गृह मंत्री वापस आए, तो इसलिए लोगों ने तय कर लिया कि हमें इस बार नए विकल्प के रूप में, क्योंकि कांग्रेस नया विकल्प देने, मजबूत विकल्प देने की स्थिति में नहीं है, रक्षा सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए लोगों ने मन बनाया। और मैंने तो ये तय नहीं किया था कि मैं लड़ूंगा, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश प्रभारी जी को, तोमर साहब को भेजा, आदरणीय ने जाके वहाँ सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी, उससे चर्चा बगैर किए। जब कर दी तो आताताइयों से लड़ने के लिए दामोदर तैयार है और नीला झंडा फहराने के लिए दामोदर तैयार है। हाँ, बात सही है, कांग्रेस में तो खलबली होना स्वाभाविक थी, लेकिन बीजेपी में भी बड़ी खलबली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो सर्वे आ रहे हैं वो 70 और 30% का रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। तो आजाद समाज पार्टी चुनाव, पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द घोषित होगा। आजाद समाज पार्टी लड़ेगी भी और पूरी ताकत से जीतेगी भी। सर, और भी कई चर्चाएं हो रही है आपको लेकर कि आप भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो फाइट है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन आप बीच में जाकर सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, जिससे कांग्रेस का नुकसान होगा। क्यों बाप होती है किसी दल की, किसी नेता की? ये संविधान हम लोगों को बराबरी का अधिकार देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आरोप तो मान्यवर साहब कांसीराम पे तक लगा दिए थे उस समय के कांग्रेसियों ने कि ये कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पार्टी बना रहे हैं। फिर वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे भी आरोप लगा देते हैं कि हमें तुम अपना हक दोगे नहीं, और हम अपना अलग दल बना के खड़ा करके जब संविधानवादियों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो फिर तुम कहोगे कि ये बीजेपी की बी टीम है। असल में बीजेपी की बी टीम कौन है, ये पोल ना खुलवाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं PCC चीफ से लेके और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सारी पोलें खोल दूंगा। मैं कांग्रेस से ही आया हूँ, मुझे सबकी कहानी मालूम है। कांग्रेस में मैंने 8 साल दिए हैं, जबरदस्ती जय भीम बुलवाता था कमलनाथ जैसे लोगों से। जीतू पटवारी तो आज तक जय भीम नहीं सीख पाए,
नकली अभी नीला गमछा डालने से कुछ नहीं होने वाला। उनको भी पता है ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड में उनकी जमीन खिसक गई है और आज़ाद समाज पार्टी उस पर काबिज हो गई है। मैंने दतिया के जो अभी वर्तमान विधायक, मान लीजिए उनको, राजेंद्र भारती जी का भी इंटरव्यू लिया उनसे। हाँ ठीक है, मान सकते हैं। तो उनका कहना था कि दामोदर, मैंने आपका क्वेश्चन जब किया तो वो कहते वो तो मेरे भाई जैसे है, हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, मैं उनसे बात करूँगा। वो बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। उनके मेरे व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे और जब बहुत आतंक हो रहा था नरोत्तम मिश्रा का और राजेंद्र भारती कमज़ोर पड़ रहे थे लड़ने में, तो मैंने और मेरे सैकड़ों साथियों ने, अम्बेडकरवादियों ने उनका साथ देते हुए उनको मजबूत बनाने का काम किया, क्योंकि हमारी पार्टी उस समय मजबूत नहीं थी। फिर जब सेवड़ा का चुनाव आया, 30,000 वोट हमने वहाँ पा लिए, पूरे जिले में पार्टी ताकत से पूरे प्रदेश में खड़ी हो गई, तो अब स्वाभाविक है हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पहली चीज़, राजेंद्र भारती अगर उसका नुकसान करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का जिसने दतिया का नुकसान किया, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए, और वो आएंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा आज़ाद समाज पार्टी करेगी, कांग्रेस तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे भाई ये है कि दतिया में लोगों ने तय कर लिया है कि हमें आताताई या आतंक फैलाने वाले आदमी से, ऐसे आदमी को लड़ाना पड़ेगा जो जीतने के बाद घर ना बैठे बल्कि उसको जेल भिजवाने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को। इसलिए हमने लड़ने का मन बना लिया है, लड़ेंगे। बस राजेंद्र भारती जी की और मेरी विचारधारा इस मुद्दे पे एक है कि हम सड़क पे एक मुद्दे पे बराबरी से ताकत से लड़ते हैं। उनने भी संघर्ष किया, काफ़ी नुकसान झेला, लेकिन कहीं कहीं भिन्नताएँ हैं। जैसे कल हम पूछ रहे थे कौन है परशुराम, और वो कह रहे थे भगवान परशुराम की जयंती की सबको बधाई। ये तो विचारों में फर्क है। सर, अभी एक बिल आया था 2023 में, ये पास हो चुका है, जिसे नारी वंदन बिल के नाम से बताया जा रहा है। भाजपा अपने आप को महिला हितैषी बहुत बताती है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि मध्य प्रदेश वो राज्य जहाँ पे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार सबसे ज़्यादा होता है, और खास कर दलित आदिवासी महिलाओं के साथ। तो ऐसे बीच में जो नारी वंदन बिल आया है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नारियों का सम्मान तो जिनकी सरकार है वो कैसे कर सकते हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मूल संगठन है उसने तो आज तक किसी नारी को अपना प्रमुख ही नहीं बनाया। अरे प्रमुख तो छोड़ दीजिए, नागपुर से जो संगठन चलता है आरएसएस, जिसके जो इनकी मातृ संस्था है, उसने पहले दूसरे टॉप 10 पदों में से आज तक किसी महिला को कोई पद नहीं दिया है। तो वो नारी का सम्मान कैसे करते हैं? वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते, वो नारी का सम्मान नहीं करते। एक पूरा ड्रामा तैयार किया गया था। उन्हें मालूम था कि उनके ट्रैप में विपक्ष फंसेगा, और ट्रैप ये था, हम महिलाओं को इतनी भागीदारी देने वाले हैं। विपक्ष की बात चूंकि गोदी मीडिया ने ठीक से नहीं पहुंचाई, तो ये बात जनता तक अभी ठीक से नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम पहुंचाना चाहते हैं आप जैसे निष्पक्ष और निडर पत्रकारों के माध्यम से, कि हम तो कहते हैं महिलाओं को 33% नहीं 50% रिजर्वेशन दो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मानवर साहब कांसीराम जी कहते थे। तो नारी शक्ति की जो संख्या है वो 50% है, तो उनको 50% भागीदारी दो, लेकिन उस 50% में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। कोटे में कोटे की बात, कोटे में कोटा देना पड़ेगा। भाई आप बताइए, जब आज दामोदर यादव ये मनुवादियों का मुकाबला अकेले करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, या हमारे भाई आज नहीं कर पा रहे, तो हमारी भाभी कहाँ से कर लेंगी? वो तो और घर में रहती हैं और पिछड़ी हुई हैं। हमारी बहन कहाँ से कर लेगी इनकी महिलाओं की मुकाबला? इसलिए महिला आरक्षण 50-52 जितना % लागू करूं, मैं तो कह रहा हूं 50 करूं कम से कम, और उसमें 85% SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू करो, ये डिमांड है। सर, ये मांग तो कई नेताओं ने भी करी है। आरजेडी के नेता हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी कई नेताओं ने करी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अब महिलाओं के बीच में भी जाति खोजी जा रही है, क्योंकि महिलाएं तो शुरू से प्रताड़ित है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या फिर दलित वर्ग की हो, उसमें भी जातियों की खोजी जा रही है। अभी आप मध्य प्रदेश के कलेक्टर, SP और बड़े पदों पे बैठी हुई महिलाओं की सूची देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि SC ST OBC की महिलाओं की आजकल क्या स्थिति, खास तौर पे OBC की महिलाओं की। SC की महिलाएं बाबा साहब के आरक्षण के कारण थोड़ा सा, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उससे थोड़ा सा जागरूक हुई है। OBC की तो अभी भी नहीं, क्योंकि OBC के भाई पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाए, तो वो कहाँ से जागरूक हो जाएंगी? तो मेरे भाइयों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, सब जगह जाति है। इसलिए जाति है, जो जाति नहीं तो आरक्षण है, जिसे हम जाने नहीं देंगे, हर हाल में लेंगे।
सर अब बात करते हैं 27 का चुनाव है यूपी का, उसके बाद 28 भी लगा हुआ चुनाव है मध्य प्रदेश का, और आपको यहाँ पे प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है बहुजन समाज के, और आप लीड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। अक्सर आप भोपाल से बाहर रहते हैं लगातार, नर्मदापुरम हो या फिर आप मालवा जाना हो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी संगठन को कह लीजिए, और क्या उम्मीदें जाग रही है आपकी? मैं तो सीधा कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनकी सरकार के हैं। एक मोहन यादव जी और जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है, और मेरी तीनों की रैली करा लीजिए, किसकी रैली में भीड़ ज़्यादा आती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक का रिस्पांस क्या है। वो दोनों मिलके कर लें और मेरे बराबर भीड़ कर लें या संख्या आ जाए उनको सुनने के लिए, तो मैं मान जाऊंगा कि उनका रिस्पांस ज़्यादा है। आप तो सोशल मीडिया पे देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी इस तरह के पेजेस होते हैं, उन दोनों के मिला के जितने व्यूअरशिप नहीं होते, जितने हमारे बहुजनों के लाड़ से, प्यार से, आशीर्वाद से दामोदर यादव के व्यूअर्स होते हैं। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी जितनी व्यूअरशिप है, ऐसे 10 राष्ट्रीय नेताओं की मिला लो तो उतनी व्यूअरशिप नहीं है। मतलब लोगों ने एक उम्मीद बांधी है, परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए उनको सत्ता परिवर्तन करना है, और सत्ता में वो हम लोगों को बिठालना चाहते हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। 2028 में मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पहले हम सोचते थे कि ग्वालियर चंबल ही काफ़ी है, फिर लगा नहीं बुंदेलखंड में और ज़्यादा संभावनाएं हैं, फिर लगा कि आपके महाकौशल में, विंध्य में और ज़्यादा आवश्यकता है जहाँ पे चोटियाँ उखाड़ी जा रही हैं। तो फिर हम लोगों ने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों पर हम काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका निर्णय करेंगे हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हाँ, हम सरकार बनाने या सरकार में दखल में ज़रूर पहुँचेंगे, ये हमारा वादा है। जो आपके दौरे ही सारे चुनावी दौरे हैं अभी तक, मेरे को जैसा लग रहा है, आप मैं देखते भी रहता हूँ आपको सोशल मीडिया के ऊपर, तो आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से जाएगी, अकेले जाएगी, और जाएगी तो कितनी सीटों पे जाएगी तो बाद में ही पता चलेगा। परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्योंकि अक्सर जो बहुजन समाज पार्टी आती है, अभी तक बीएसपी को ये टैग था कि ये उसे वोट काटते हैं, 1-2 सीटें जीत जाते, पहले जीतते तब तो जीतते भी नहीं है, और भीम आर्मी तो वोट काटने के लिए आई है। देखिए, वोट कटाऊ पार्टी जो भी हमको बोलती है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी को या तीसरे दल को, वो बहुत बेईमान लोग हैं और वो फालतू की बात करते हैं, उस बात में विश्वास नहीं रखता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, गठबंधन किससे करना नहीं करना ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कोर कमेटी पूरी जब बैठेगी तब जाके, जिसमें मैं भी हूँ, हम बैठ के निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। लेकिन मेरी पर्सनल सोच ये है, समझ ये है, राजनीतिक समझ, 30 साल का अनुभव ये कहता है कि हमें किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो एक पड़ाव है, चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बनाना है, और उसके लिए हमें एक तीसरी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। अभी आगरा में मैं गया था तो चंद्रशेखर जी ने बोला भी है कि आने वाले 10 सालों में अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री संसद में बोलेगा, या आने वाले 10 साल भी शायद ना लगे और चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दामोदर यादव मंडल, पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC के भाई और हमारे जो माइनॉरिटी के भाई हैं वो भी, और मैं तो कहता हूँ स्वागत उनका भी है जो मानवतावादी नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। अगर वो मानवतावादी हैं, आए, उनका भी स्वागत है। तो जिस प्रकार से आपको लगा था जो धमकियाँ मिल रही है, उससे कुछ डर, कुछ भय? अगर डरते, एक पुरानी कहावत है हमारे ग्वालियर चंबल में, बुंदेलखंड में भी, कि ओखली में सिर दिया तो चोटों से डरना क्या। जब लड़ ही उस रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं, जब लड़ ही मनुवाद के खिलाफ रहे हैं, आडंबर अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब लड़ाई ही प्रधानमंत्री जी के मुंह बोले भाई और इस देश और प्रदेश की सरकारों के खिलाफ रहे हैं, तो डरने से क्या फ़ायदा। अरे मरेंगे भी तो अमर हो जाएंगे। जिनकी जयंती कल गई है वो अमर नहीं है, वो झूठी कहानी है। लेकिन कांसीराम अमर हैं, अंबेडकर अमर हैं, फुले, साहू और ललई सिंह यादव, ये सब पेरियार अमर हैं, हम भी अमर हो जाएंगे। आपने अब छोटे भाई की बात करी है, तो जो धीरेन्द्र शास्त्री की ट्रस्ट है उसको विदेशी फंडिंग लेने की इजाज़त मिल गई है भारत सरकार से। इसको लेकर भी आपने उस दिन कुछ कहा था, तो बताइए किस प्रकार से, क्या भाजपा अपने जो भी लोग हैं, जो भी समर्थक लोग हैं, क्या उनको विदेशी फंडिंग करा रही? मैंने एक फिल्म देखी, धुरंधर 2। मुझे किसी ने बताया कि ये फिल्म इसलिए बनाई गई है ताकि वर्तमान की सरकार के सारे गलत निर्णयों को सही सिद्ध किया जा सके। मैंने देखा भी, उसमें मुझे दाऊद भी दिखा, उसमें मुझे नोटबंदी को भी सही सिद्ध किया गया और बहुत सारे ऐसे निर्णय मैंने देखे। लेकिन उसमें ये दिखाया जा रहा था कि नोटबंदी इसलिए की गई
ताकि टेररिस्ट ग्रुप का जो पैसा भारत में आ गया है उसका मिसयूज ना हो पाए, वो पैसा बेकार हो जाए। इसका मतलब हमारी एजेंसियां अच्छी काम करती हैं, उसके बावजूद भी टेररिस्ट ग्रुप अपना पैसा यहाँ भेज देते हैं। अब अगर धीरेन्द्र शास्त्री या ऐसे बाबाओं को इसकी अनुमति दे दी जाती है कि वो विदेश से अपने चेलों से पैसा लेके और भारत में ला सकते हैं, तो इसकी गारंटी कौन देगा सुमित भाई कि विदेशों में उनके चेले उनके द्वारा संयोजित नहीं होंगे या उनके द्वारा किसी टेररिस्ट ग्रुप का या किसी माफियाज का पैसा इंडिया में नहीं आ जाएगा और इंडिया में आके बहुत आसानी से उनके नेटवर्क तक नहीं पहुंच जाएगा। क्या जरूरत है? गरीब है क्या धीरेन्द्र शास्त्री? 5 साल पहले तो 500 नहीं थे, आज 5000 करोड़ का मालिक है भाई, मेरा छोटा भाई। क्या करेगा इतने पैसे का? हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से तो नीचे नहीं उतर रहे हैं। तो अब विदेश से अपने देश में पैसे की कमी पड़ गई तुम्हारे भक्तों के, जो तुम्हें विदेश से पैसे लाना है। तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी अपील है, ऐसे जितने भी ट्रस्टों को ये अनुमति दी गई है वापस ली जाए। कोई पैसा विदेश से इन साधु संतों को नहीं मिलना चाहिए, कथा बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो इसका मिसयूज होगा, ये देश के लिए हानिकारक होगा।